आज का दिन देश और दुनिया के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया है, जिनका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। भारत में संघीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी कटौती 2025 की शुरुआत में भारत की वित्तीय और राजनीतिक गलियों में एक नया मुद्दा गूंज उठा। केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए जाने वाले संघीय करों की हिस्सेदारी को 41% से घटाकर 40% करने का प्रस्ताव रखा। इस मामूली से प्रतीत होने वाले 1% की कटौती ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हलकों में बड़ी हलचल मचा दी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक प्रतिशत की बात थी, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश, कोई आर्थिक मजबूरी या राजनीतिक रणनीति छिपी थी? इस कहानी में हम उन घटनाओं, तर्कों और प्रतिक्रियाओं को विस्तार से समझेंगे जो इस फैसले के केंद्र में थीं। सर्दियों की सुबह थी। फरवरी के अंत में दिल्ली की सड़कों पर हल्की धुंध छाई हुई थी। संसद भवन के भीतर वित्त मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। टेबल के चारों ओर बैठे वरिष्ठ अधिकारी आंकड़ों के पुलिंदे पलट रहे थे। वित्त मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, हमें वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ कठोर फैसले लेने होंगे। राज्यों की हिस्सेदारी 41% से 40% कर दी जाए तो केंद्र सरकार को हर साल लगभग 35,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिल सकते हैं। कमरे में हलचल मच गई। कुछ अधिकारियों ने सिर हिलाया, कुछ ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे से पूछा, लेकिन इसका राज्यों पर क्या असर पड़ेगा? वित्त मंत्री ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, राज्यों को अपनी वित्तीय योजनाएं फिर से व्यवस्थित करनी होंगी। यह फैसला राष्ट्रीय हित में है। इस खबर ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हलचल मचा दी। सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी, यह संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। केंद्र सरकार आर्थिक रूप से राज्यों को कमजोर करना चाहती है। तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों ने भी इस फैसले का विरोध किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक संतुलित बयान दिया, हमें इस प्रस्ताव को पहले गहराई से समझना चाहिए। लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई तेलंगाना के मुख्यमंत्री से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगर केंद्र राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करेगा तो हमें अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक आपात बैठक बुलाई गई। वहां एक स्वर में निर्णय लिया गया कि वे इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और इसे राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे। सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए यह आवश्यक कदम है। हम राज्यों के साथ परामर्श करेंगे और एक संतुलित समाधान निकालेंगे। इस बयान के बावजूद विपक्षी दलों ने इसे राज्यों के आर्थिक शोषण की संज्ञा दी। वित्त मंत्री ने एक प्रेस वार्ता में कहा, राज्यों को अपनी आय बढ़ाने के लिए और स्रोत तलाशने होंगे। केंद्र ने भी अपने खर्चे सीमित किए हैं। लेकिन कई विशेषज्ञों ने इस तर्क को ठुकरा दिया। एक अर्थशास्त्री ने कहा, राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को कम करना उनके विकास को बाधित करेगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर असर पड़ेगा। लोकसभा में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस नेता ने कहा, यह संघवाद पर हमला है। केंद्र सरकार राज्यों के संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहती है। वाम दलों ने इसे राज्यों का वित्तीय शोषण कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, अगर यह प्रस्ताव लागू हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे। दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हो गए। छात्रों, व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक संयुक्त पत्र राष्ट्रपति को सौंपा। उसमें लिखा था, हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं क्योंकि यह राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता को बाधित करेगा। कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें। राष्ट्रपति भवन में गहन चर्चा हुई। राजनीतिक विश्लेषकों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि क्या राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। भारत का वित्त आयोग कर वितरण से जुड़े फैसले करता है। केंद्र सरकार ने वित्त आयोग को यह प्रस्ताव सौंप दिया। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा, हम सभी पक्षों से चर्चा करेंगे और एक उचित निर्णय लेंगे। यदि प्रस्ताव पास होता है, केंद्र को अधिक राजस्व मिलेगा, लेकिन राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर हो सकती है। राज्यों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ सकती है। कुछ राज्यों को अपने विकास कार्यक्रमों में बदलाव करने होंगे। यदि प्रस्ताव खारिज होता है
राज्यों की वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहेगी। केंद्र को अपने बजट को फिर से संतुलित करना होगा। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा ट्रेंड करने लगा। हार्ड है स्टेट्स राइट्स ट्रेंड कर रहा था। एक यूजर ने लिखा, क्या यह सही है कि केंद्र राज्यों से उनका हक छीन रहा है? दूसरे ने लिखा, अगर राज्यों को कम पैसा मिलेगा तो इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। आखिरकार वित्त आयोग ने अपनी सिफारिशें दी। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों की हिस्सेदारी को तुरंत नहीं घटाया जाए, बल्कि धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से बदलाव किया जाए। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और फैसला लिया कि 2026 से यह नियम लागू होगा, लेकिन राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। भारत में संघवाद और वित्तीय संतुलन के इस मुद्दे ने एक नई बहस छेड़ दी। क्या यह फैसला आर्थिक मजबूरी थी या राजनीतिक चाल? राज्यों और केंद्र के बीच यह खींचतान भविष्य में भी जारी रहेगी, लेकिन यह तय है कि इस फैसले का असर हर भारतीय पर पड़ेगा। अब एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अमेजन पर मुकदमा, ट्रेडमार्क विवाद की गूंज। 2025 की शुरुआत में जब भारत के सबसे व्यस्ततम शहरों में से एक दिल्ली की अदालत में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया, तो पूरी व्यापारिक दुनिया स्तब्ध रह गई। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक अमेजन को 43 मिलियन डॉलर, लगभग 325 करोड़ रुपए का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया था। यह मुकदमा एक ब्रांड, बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब, बीएचपीसी और एक दिग्गज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बीच का था। बीएचपीसी ने आरोप लगाया था कि अमेजन ने उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है और इसी के चलते यह मामला न्यायालय तक पहुंचा। लेकिन यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह ई कॉमर्स की शक्ति, ट्रेडमार्क कानूनों की जटिलता और उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी थी। आइए इस मुकदमे की पूरी यात्रा को विस्तार से समझते हैं। 2020 की एक शाम मुंबई के एक नामी ब्रांड एक्सपर्ट अभिषेक गुप्ता ने अपने लैपटॉप पर एक अजीब चीज देखी। अमेजन इंडिया पर एक ब्रांडेड टी शर्ट बिक रही थी, जिस पर एक ऐसा लोगो था जो बेहद बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब, बीएचपीसी जैसा दिखता था। बीएचपीसी एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है जो प्रीमियम कपड़े, घड़ियां और एक्सेसरीज बनाता है। उनके ट्रेडमार्क लोगो में एक घुड़सवार खिलाड़ी पोलो स्टिक के साथ दिखाया जाता है। अभिषेक ने तुरंत बीएचपीसी इंडिया के कानूनी सलाहकार राजीव मेहरा को यह जानकारी दी। राजीव ने अपनी टीम को बुलाया और गहराई से जांच शुरू की। जब उन्होंने अमेजन इंडिया पर गहराई से खोजबीन की, तो पता चला कि कई विक्रेता बीएचपीसी के ब्रांड नाम से मिलते जुलते डिजाइन और लोगो वाले प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। बीएचपीसी के सीईओ डेविड कार्टर को जब इस बारे में बताया गया, तो उन्होंने तुरंत भारत में अपनी लीगल टीम को अमेजन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। 2020 के अंत में बीएचपीसी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अमेजन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। उनका दावा था, अमेजन इंडिया पर उनके ट्रेडमार्क का उल्लंघन हुआ है। कई विक्रेता नकली बीएचपीसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिससे ग्राहकों को भ्रम हो रहा है। अमेजन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी वेबसाइट पर केवल असली बीएचपीसी उत्पाद ही बिकें। अमेजन ने अपना बचाव किया और कहा, हम सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो विक्रेताओं को अपने प्रोडक्ट्स बेचने की सुविधा देता है। नकली प्रोडक्ट्स के लिए विक्रेता जिम्मेदार हैं, न कि अमेजन। लेकिन बीएचपीसी ने तर्क दिया कि अमेजन को अपनी साइट पर बिकने वाले सभी उत्पादों की निगरानी करनी चाहिए, खासकर जब उन्हें किसी प्रसिद्ध ब्रांड का लोगो या नाम इस्तेमाल करते देखा जाए। अदालत में सुनवाई के दौरान बीएचपीसी के वकीलों ने ठोस सबूत पेश किए, स्क्रीनशॉट और ऑर्डर डिटेल्स। बीएचपीसी टीम ने उन प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट दिखाए जिन्हें अमेजन पर बेचा जा रहा था। कुछ टीम मेंबर्स ने ऐसे ही नकली बीएचपीसी प्रोडक्ट्स मंगवाकर अदालत में पेश किए। ग्राहकों की शिकायतें। कई ग्राहकों ने शिकायत की थी कि उन्हें बीएचपीसी के नाम से ऑर्डर किया गया प्रोडक्ट असली जैसा नहीं लगा। कुछ ग्राहकों ने यह भी बताया कि क्वालिटी बहुत खराब थी, लेकिन पैकिंग पर बीएचपीसी का नाम लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों का संदर्भ। बीएचपीसी ने अदालत को यह भी बताया कि इसी तरह के मामलों में अमेजन को अमेरिका और यूरोप में पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। यह सबूत बेहद प्रभावशाली थे।
अदालत ने फैसला सुनाने से पहले सभी पक्षों को और अधिक दलीलें पेश करने का मौका दिया। जब यह केस चल रहा था, कानूनी विशेषज्ञों ने अपनी राय देना शुरू कर दिया। आईपी लॉयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर अंशुल मेहरा ने कहा, अगर अदालत अमेजन को दोषी मानती है, तो यह ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। इससे कंपनियों को मजबूर किया जाएगा कि वे ट्रेडमार्क सुरक्षा को गंभीरता से लें। ई कॉमर्स विशेषज्ञ प्रियंका सिंह ने कहा, अगर अमेजन को दंडित किया जाता है, तो अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर नकली उत्पादों को रोकने के लिए नए उपाय करने होंगे। फरवरी 2025 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने अमेजन को दोषी मानते हुए 33 करोड़ रुपए का हर्जाना देने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने कहा, अमेजन एक वैश्विक कंपनी होने के नाते अपनी साइट पर बेचे जाने वाले सभी उत्पादों की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। जब उन्हें बीएचपीसी के ब्रांड का दुरुपयोग होने की जानकारी थी, तब उन्होंने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। पेट अमेजन पर असर। अमेजन को भारत में अपने ई कॉमर्स ऑपरेशन में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर ट्रेडमार्क उल्लंघन की निगरानी के लिए कड़े नियम लागू करने होंगे। इस फैसले के बाद दूसरी ब्रांड कंपनियां भी अमेजन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। 2. अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर प्रभाव। फ्लिपकार्ट, माइंट्रा और अन्य ई कॉमर्स कंपनियों को भी सतर्क रहना होगा। अगर वे नकली उत्पाद बेचते पाए गए तो उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 3. ग्राहक अनुभव में सुधार। अब ई कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को असली ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने में अधिक सतर्क रहेंगी। अमेजन ने इस फैसले को अनुचित बताते हुए कहा कि वे इस पर पुनर्विचार के लिए अपील करेंगे। उनके प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में सभी नियमों का पालन करते हैं और हमेशा ट्रेडमार्क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हम इस फैसले को चुनौती देंगे। अब सभी की नजरें इस पर हैं कि क्या अमेजन की अपील सफल होगी या नहीं। यह मुकदमा केवल एक कंपनी बनाम ब्रांड का मामला नहीं था। यह एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई थी, जिसने यह दिखाया कि ई कॉमर्स कंपनियों को ट्रेडमार्क कानूनों का पालन करना चाहिए और उपभोक्ताओं को नकली उत्पादों से बचाने की जिम्मेदारी लेनी होगी। अब यह देखना बाकी है कि क्या अमेजन इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा या फिर यह ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए एक नया कानून बनने की नींव रखेगा। अब एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारत और यूरोप एक नई दोस्ती की शुरुआत। साल 2025 का फरवरी महीना, भारत की राजधानी नई दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल बैठक चल रही थी। यूरोपीय संघ ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही थी। बैठक का माहौल गर्म था, लेकिन बातचीत सौहार्दपूर्ण। यूरोपीय संघ और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हो रही थी। बीते कुछ वर्षों में दुनिया में बहुत बदलाव आ चुके थे। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव ने यूरोप को एक नए, विश्वसनीय साझेदार की तलाश में धकेल दिया था और भारत उनके लिए सबसे सही विकल्प बनकर उभरा था। 2020 के दशक की शुरुआत में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया था। व्यापार और निर्यात में वृद्धि, डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप कल्चर का उदय, मजबूत रक्षा और कूटनीतिक स्थिति। यूरोप के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करे। दूसरी ओर, भारत भी आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में मजबूत सहयोगियों की तलाश में था, ताकि वह अमेरिका और चीन की दखलंदाजी से खुद को बचा सके। यही कारण था कि भारत और यूरोपीय संघ एक नई साझेदारी की ओर बढ़ रहे थे। यूरोप को इस समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अमेरिका से अस्थिर संबंध, अमेरिका में आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता के कारण यूरोप को भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार की जरूरत थी। चीन पर निर्भरता से बचाव, यूरोप पहले से ही चीन से व्यापारिक संबंधों में फंसा हुआ था, लेकिन अब वह नई संभावनाओं की तलाश में था। रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने यूरोप की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डाल दिया था।
इन सभी वजहों से यूरोप को भारत जैसे मजबूत, स्वतंत्र और तेजी से उभरते देश की जरूरत थी। 2025 की शुरुआत में यूरोपीय संघ ने भारत के साथ एक नई व्यापारिक और तकनीकी संधि पर बातचीत शुरू की। बैठक में 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। एक, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर बातचीत। यूरोप और भारत के बीच कई सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इसे नई ऊर्जा मिली। भारत ने कहा, हम अपनी व्यापारिक नीतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें यूरोप की ओर से भी कुछ रियायतें चाहिए। यूरोपीय संघ ने जवाब दिया, हमें भारत की कड़ी ट्रेड नीति का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हम इसे हल करने को तैयार हैं। तो टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी में सहयोग। दुनिया डिजिटल युग में थी और भारत यूरोप के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग में काम करना चाहता था। भारत ने प्रस्ताव दिया कि हमारी आईटी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बेहद मजबूत है और हम यूरोप के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा में नए मानक स्थापित कर सकते हैं। यूरोप ने इस पर सहमति जताई और दोनों पक्षों ने एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल स्थापित करने पर चर्चा की। 3, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग। भारत चीन के विस्तारवादी रवैये से परेशान था। यूरोप भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता था। दोनों पक्षों ने तय किया कि वे इस क्षेत्र में सुरक्षा और नौवहन स्वतंत्रता पर मिलकर काम करेंगे। भारत की कुछ विशेषताएं थीं जिनके कारण यूरोप उसके साथ अपने संबंध मजबूत करना चाहता था। बड़ी और स्थिर अर्थव्यवस्था। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। यूरोप को भारत में एक मजबूत और भरोसेमंद बाजार दिख रहा था। मजबूत लोकतंत्र। चीन की तानाशाही सरकार के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश था जो यूरोप के लिए ज्यादा भरोसेमंद था। वैश्विक शक्ति के रूप में उभरता भारत। भारत G20, क्यूएडी और PRICS जैसे संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। इन सभी वजहों से यूरोप को लगा कि भारत के साथ व्यापार और रणनीतिक साझेदारी एक सही कदम होगा। अंततः फरवरी 2025 के अंत में यूरोपीय संघ और भारत ने एक ऐतिहासिक व्यापार और तकनीकी साझेदारी समझौते की घोषणा की। ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की स्थापना की गई। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तेजी से चर्चा शुरू हुई। इंडो पैसिफिक में यूरोप की भागीदारी को भारत ने समर्थन दिया। भारत के विदेश मंत्री ने कहा, यह साझेदारी हमारे दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगी और दुनिया में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। एक, चीन को बड़ा झटका। चीन चीन ने भारत और यूरोप की इस साझेदारी को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बताया। अगर भारत और यूरोप साथ मिलकर काम करते हैं तो चीन की ट्रेड मोनोपोली खत्म हो सकती है। 2, अमेरिका और यूरोप के रिश्तों पर असर। यूरोप अमेरिका से अपनी व्यापारिक स्वतंत्रता चाहता था। भारत के साथ बढ़ती दोस्ती यूरोप को एक नया विकल्प दे सकती थी। 3, भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत हुई। यह संधि दिखाती थी कि भारत अब केवल एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति भी बन चुका है। भारत और यूरोप के बीच यह नई दोस्ती विश्व राजनीति और व्यापार के संतुलन को बदल सकती है। जहां यूरोप को भारत में एक मजबूत साझेदार मिला, वहीं भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में नई संभावनाएं मिली। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह साझेदारी आने वाले वर्षों में दुनिया को किस दिशा में ले जाएगी। तो ये थी आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरें। देखते रहिए, हम आपको हर पल की ताज़ा जानकारी देते रहेंगे।